हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और आज हम कवर करने वाले हैं दो और प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में जो कि यूनाइटेड नेशंस के माने जाते हैं, जिनमें में से आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो चलिए दोस्तों, फिर हम स्टार्ट करते हैं और हम जो स्टार्ट करेंगे वो सिक्योरिटी काउंसिल से स्टार्ट करेंगे, जो कि सेकंड प्रिंसिपल ऑर्गन माना जाता है यूनाइटेड नेशंस का। तो अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें, इट इज़ हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेड माना जाता है वो कौन माना जाता है? आपका सेक्रेटरी जनरल ही माना जाता है, जो कि आज के समय में कौन है? एंटोनियो ग्यूटेस माने जाते हैं, जो कि इस समय सिक्योरिटी काउंसिल एज वेल एज यूनाइटेड नेशंस के क्या माने जाते हैं? सेक्रेटरी जनरल माने जाते हैं। अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर्स की संख्या की बात करें तो जो उसके टोटल मेंबर्स है वो है टोटल 15 मेंबर्स, और यह जो 15 मेंबर्स हैं इनमें में से 5 परमानेंट मेंबर्स माने जाते हैं और 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स माने जाते हैं। अगर हम 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या की अगर बात करें तो ये इनका जो कार्यकाल होता है या फिर जो ऑफिशियल टेन्यूर होता है वो 2 सालों के लिए होता है। इट मीन्स अ कंट्री कैन नॉट बी री इलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टर्म। कहने का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी देश लगातार दूसरी बार नॉन परमानेंट मेंबर्स का हिस्सा वो नहीं बन सकता, और इसका इलेक्शन इस तरह से होता है या फिर इस तरह से नॉन परमानेंट मेंबर्स का चुनाव होता है जिससे कि ओवरऑल कॉन्टिनेंट्स को क्या कर सके, वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर सके, और उन्हीं देशों को ही नॉन परमानेंट मेंबर्स का दर्जा दिया जाता है। और अगर हम दूसरी ओर परमानेंट मेंबर्स की संख्या की अगर हम बात करें तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनमें 5 मेंबर्स शामिल हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया एंड लास्ट वन इज चाइना। और ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स जो नेशन है ये कंप्लीट रूप से लाइफ टाइम के लिए परमानेंट मेंबर्स के तौर पे जाने जाते हैं। इट मीन्स कभी भी इनकी सदस्यता नहीं खत्म किया जा सकता और इनकी जो मेंबरशिप है वो लाइफ टाइम तक के लिए मानी जाती है। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिरकार इन्हीं 5 देशों को ही क्यों परमानेंट मेंबर्स का दर्जा मिला हुआ है, जो कि यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना को ही मिला हुआ है। तो इसका सीधा सा आंसर ये है दोस्तों कि आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर दीज 5 नेशंस कंसिडर एज द मोस्ट पावरफुल नेशंस एज वेल एज इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जिस वजह से जब यूनाइटेड नेशन का गठन हो रहा था तो उस दौरान इनको परमानेंट मेंबरशिप का दर्जा दे दिया गया था लाइफ टाइम के लिए, जिस वजह से आज भी ये क्या है, परमानेंट मेंबर है और आगे भी ये कंटिन्यू बने रहेंगे। तो इस तरह से इनको परमानेंट मेंबर्स का क्या मिला हुआ है, दर्जा मिला। साथ ही साथ इन परमानेंट मेंबर्स जो देश हैं इनके पास एक खास तरह की वीटो पावर भी मिली हुई है, और यह जो वीटो पावर है एक तरह से मैं कह सकते हैं ये कभी भी अपने फेवर के लिए या फिर अपने बेनिफिट के लिए ये कभी भी इसका ये क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम वीटो पावर की बात करें तो आखिरकार वीटो पावर होता क्या है, इसको हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे अभी आपने हाल ही में देखा होगा कोरोना काल में कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब डिबेट्स एंड डिस्कशन चल रहा था, और यह डिबेट डिस्कशंस था कि ये जो कोरोना वैक्सीन है इसके पेटेंट को क्या कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी देश हैं वो सभी इस वैक्सीन पे क्या कर सके, काम कर सके, उसको मैन्युफैक्चर कर सके। लेकिन यह एक ऐसा मसला है कि जहाँ पे कुछ देश राजी भी हैं और कुछ देश नहीं भी राजी हैं। सपोज कीजिए यह मैटर कहाँ चला जाए, आपका सिक्योरिटी काउंसिल में चला जाए, तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे हर देश के पास एक वोटिंग राइट्स होता है। तो लगभग देश चाहे वो परमानेंट मेंबर्स हो चाहे वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हो, अगर वो अपना उसमें समर्थन दे रहे हैं, ठीक है, ये मान के चलिए कि सभी देशों ने उसको क्या कर दिया है कि इस कोरोना वैक्सीन को क्या कर दिया जाना चाहिए, पेटेंट फ्री कर दिया जाना चाहिए। इस डिसीजन पे सभी की सहमति मतलब पॉजिटिव मैनर में। लेकिन अगर इन 5 परमानेंट मेंबर्स में से किसी भी एक परमानेंट मेंबर्स ने अगर अपना वोट उस डिसीजंस के अगेंस्ट में डाला या फिर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया, तो वहीं पे उस डिसीजन को स्टॉल कर दिया जाएगा। इट मीन्स उस डिसीजन को वहीं पे क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो जिससे हम ये समझ सकते हैं कि जो वीटो पावर है वह एक तरह से नेगेटिव वोटिंग पावर के तौर पे
जाना जाता है, जो कि यह सिर्फ और सिर्फ 5 देशों के पास ही ये पावर अवेलेबल है। और वो देश कौन कौन से हैं आपके? यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया और लास्ट वन है आपका चाइना। तो इस तरह से कई बार ये देश जितने भी हैं, ये कई बार इन्होंने इस तरह के अपने वीटो पावर का क्या किया है, इस्तेमाल करा डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट मैटर्स को लेके। तो आई होप आपको सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पे दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बात करेंगे, और इसको शॉर्ट में हम आईसीजे के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि कई बार आपसे पेपर में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। और अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बात करें तो कई बार इसको वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट मीन्स ये ओवरऑल वर्ल्ड का क्या माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। अगर हम इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, और आज के समय में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है द हेग में, जो कि नीदरलैंड का एक शहर माना जाता है। अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नंबर ऑफ जजेस की बात करें तो आज के समय में 15 जजेस वहाँ पे काम करते हैं, और जो इनका टेन्योर होता है या फिर जो कार्यकाल होता है ये 9 वर्षों के लिए क्या किए जाते हैं? अपॉइंट किए जाते हैं। इसी के साथ साथ ये जो अपॉइंट किए जाते हैं ये एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ इनको क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है, जो कि जनरल असेंबली के मेंबर्स, साथ ही साथ सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबरों के द्वारा एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बेसिस पे इन सभी जजेस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। और साथ ही साथ जो इनका टेन्योर होता है वो 9 ईयर के लिए इनको क्या कर दिया जाता है? फिक्स कर दिया जाता है। अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि ये करता क्या है, तो जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये इसका 2 तरह का ऑब्जेक्टिव माना जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव है इट सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी देश हैं उनके बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी विवाद होते हैं या फिर किसी भी तरह का इश्यूज रहता है उनको सॉल्व करने का काम करता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे जो भी लीगल इश्यूज होते हैं उनमें एक तरह से एडवाइजरी बॉडी का भी काम करता है, जो कि ये 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। तो ये तो थे इसके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑब्जेक्टिव। अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे अगर ध्यान दें तो जैसा कि आपको पता है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। तो इससे पहले भी तो एक वर्ल्ड कोर्ट काम करता था, और वो जो वर्ल्ड कोर्ट था वो था आपका द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। इट मीन्स 1945 से पहले भी एक वर्ल्ड कोर्ट काम करता था। ठीक है, जैसा कि आपने अगर फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा तब कोल्ड वॉर इरा में कि आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब एंड हो जाता है तो यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, वो भी किसके रिप्लेसमेंट पे? द लीग ऑफ नेशन के रिप्लेसमेंट पे। इट मीन्स यूनाइटेड नेशन से पहले वर्ल्ड में यूएनओ की तरह एक बॉडी काम करती थी जिसको हम लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में क्या हो गया था? फेल हो गया था, जिस वजह से लीग ऑफ नेशन को खत्म कर दिया गया था और उसकी जगह यूनाइटेड नेशंस को इस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो जब लीग ऑफ नेशन को अबोलिश कर दिया गया तो साथ ही साथ इसके जितने भी मतलब एक तरह से कह सकते हो ऑर्गन्स थे, इसकी जितनी एजेंसी थी, उन सभी को क्या कर दिया गया था? अबोलिश कर दिया गया था। उन्हीं में से ही एक लीग ऑफ नेशन का जो एक मतलब जुडिशरी बॉडी थी जिसका नाम था द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, इसको भी अबोलिश कर दिया गया था और इसी की जगह पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इस्टेब्लिश किया गया था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कंसीडर एज द सक्सेसर ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, यानी पीसीआईजे का एक तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी माना जाता है। कौन? आपका आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये तो था दोस्तों यहाँ पे आपका सिक्योरिटी काउंसिल और एज वेल एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसी के साथ साथ इसके 3 और ऑर्गन्स बॉडी हैं जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और इसी के साथ साथ इस आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें
और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक टाइम से पहुंचते रहें। और अगर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।